नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गांधीनगर में उस जगह पर मेरी मौजूदगी है जहां पर अब से कुछ ही देर पहले भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। भारी भरकम यहां का जमावड़ा और इसके जरिए 2024 को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन असली दंगल तो 2024 को लेकर गुजरात से लेकर बिहार तक मचा हुआ है, क्योंकि एक तरफ 7वीं बार जहां प्रचंड तरीके से बीजेपी गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब रही, 156 सीटों के जनादेश के साथ वो पूरे देश को अपनी ताकत दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बीजेपी की ये जीत आंखों में चुभती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से आज राष्ट्रीय अधिवेशन में जेडीयू के उनकी ओर से हुंकार भरी गई और इस बात का दावा किया गया कि अगर तमाम विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो फिर 2024 में मोदी को हराना मुमकिन है। क्या ऐसा नीतीश कुमार कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बार बार उनकी ओर से विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे आने की वकालत की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रचंड जनादेश पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या 2024 में मुश्किलें होंगी अगर तमाम विपक्षी दल एक हो जाते हैं, या फिर 2014 के बाद हमने देखा कई बार थर्ड फ्रंट के जरिए दरअसल ये कहने की कोशिश की गई कि हमें हरा सकते हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन बीजेपी कहती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है और विपक्षी दलों की दाल बार बार गलेगी नहीं, क्योंकि काठ की हांडी बार बार चढ़ेगी नहीं। इसी मुद्दे को लेकर आज दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे कि क्या गुजरात चुनाव के नतीजे 2024 का ट्रेलर हैं। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી। ये पीएम मोदी के राजनीतिक पराक्रम की तस्वीर है, जहां अभूतपूर्व जनादेश के साथ बीजेपी लगातार सत्ता में बरकरार है। 8 साल से देश और 27 साल से बीजेपी मोदी के नाम, काम और ब्रांड का गवा रहा है। लेकिन अब इतनी बड़ी राजनीतिक चुनौती को बिहार से ललकार रहे हैं नीतीश कुमार। हम लोग तो काम करते हैं और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। नीतीश कुमार खुद को मेन फ्रंट का नेता बताते हैं, सबको एकजुट करने की मुहिम में अगुवा रहना चाहते हैं और दावा ये करते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों से पाक साफ नेतृत्व नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या? लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे हैं और सब तरह से बात करते रहेंगे। सब लोगों को ध्यान देना है। बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में नीतीश कुमार ने न सिर्फ 2024 के सपनों को हवा दी, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच नीतीश की लाल पगड़ी वाले कैलेंडर भी बांटे गए, जिसमें प्लान 2024 के नारे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उपचुनावों के नतीजे बताते हैं कि 2025 तक बिहार कहीं जेडीयू मुक्त न हो जाए। देखिए, विपक्ष एक करना ही तो असंभव काम है और विपक्षी एकता जो है ये मरे हुए घोड़े के समान है कि घोड़ा मर चुका है, कितना भी चाबुक मारी वो घोड़ा खड़ा होगा ही नहीं। तो क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक मंच पर ला सकते? क्या केसीआर और कांग्रेस को एक मंच पर ला सकते? तो कहना तो बहुत आसान है। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश जी 2029 की चिंता कीजिए, 2024 भूल जाइए। 2024 में न तो विपक्ष एक होगा न हो सकता है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का मानना है कि देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सीटें सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुकी हैं, जो घटेंगी। इस लिहाज से 2024 की सत्ता का छीका टूट जाएगा और बिहार में तो महागठबंधन 40 सीटें जीत जाएंगी। वो हरे थके लोग हैं। आज जनता के पास वोट होती है, किसी राजनीतिक दल के पास नहीं होती है वोट। सारे लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे। जनता ने 303 सीटों से नरेंद्र मोदी को विजय बनाया। नीतीश बाबू, आप दिन में सपने देख रहे हैं, आपको मेरी शुभकामना है
लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, देवेगौड़ा जी और गुजराल जी का समय खत्म हो गया। हाँ, अब ये देश स्थायी, आत्मविश्वास, ऊर्जावान और गुड गवर्नेंस की सरकार चाहता है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद से ही नीतीश कुमार खुद को दिल्ली की सियासत के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। कभी के चंद्रशेखर राव को बिहार बुलाकर तो कभी विपक्ष के सभी नेताओं से दिल्ली में मुलाकातें कर नीतीश नया मोर्चा बनाना चाहते हैं। लेकिन गुजरात के नतीजे विपक्ष की ऐसी संभावनाओं को सिरे से नकारते हैं। आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने, और इसलिए बनना चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो अधिकार दिए थे, वो अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता की बात 2014 के चुनाव नतीजों के बाद से ही हो रही है। लोकसभा से लेकर विधानसभा के कई चुनावों में तरह तरह के प्रयोग भी हुए, लेकिन एनडीए सरकार के काम, बीजेपी के नाम और मोदी के ब्रांड का मुकाबला अभी तक कोई मोर्चा नहीं कर सका है। आज तक ब्यूरो। मोदी के ब्रांड को क्या नीतीश कुमार चुनौती दे पाएंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 2020 में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और बीजेपी को जेडीयू के ऊपर बहुत बड़ी बढ़त मिली, उसके बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं क्या वास्तव में वो अपना दमखम दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर हम गुजरात को और बिहार को कंपेयर करें, जब से मोदी युग की शुरुआत गुजरात में हुई, आपको बता दें तकरीबन 45% के आसपास लगातार बीजेपी वोट शेयर हासिल करती रही, जबकि जेडीयू को अगर हम बिहार में देखें तो 25% से कम 23% के आसपास ही जेडीयू का वोट शेयर रहा है। ऐसे में ब्रांड में मोदी को क्या वास्तव में चुनौती दे पाएंगी ये तमाम पार्टियां अगर एकजुट हो जाती हैं? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। निशांत रावल, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मानव जायसवाल जी, स्पोक्स पर्सन टीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और माधव आनंद जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले माधव आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी का यही कहना है कि काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है, और बीजेपी को छोड़ने के बाद जितने 3 उपचुनाव हुए, 2 में बुरी तरह से जेडीयू हारी है। ऐसे में नीतीश कुमार कैसे चुनौती देंगे नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए? देखिए, जहां तक 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने जिन बातों का जिक्र किया, इस बात को तो आप भी समझते हैं कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर हम सब लोग एक साथ मिल जाएं तो निश्चित रूप से बीजेपी तो यानी पूरा भारतवर्ष बीजेपी से मुक्त हो जाएगा। इस बात में कोई भी संदेह नहीं कर सकता, संबित पात्रा भी संदेह नहीं कर सकते हैं। अब बात यहां उठती है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, एकजुट कैसे हो, उसी की प्रयास जो है, उसी पे लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सोच है, जो अनुभव है, जो राजनीतिक जो है सो अनुभव है, निश्चित रूप से उसका फायदा विपक्षी पार्टियों को मिल रहा है। और हम सब लोग मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि जितने लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हो, हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आवे और मेन फ्रंट बने। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बीते 10 सालों से जेडीयू की क्या विचारधारा है, क्या स्टैंड है, वो समझ में नहीं आ रहा है ना। आप मेरी बात तो सुने, बीते 10 सालों से कभी इधर कभी उधर, मोदी को हराने के लिए 14 में अलग तो गए थे आप लोग। आपका क्या हाल हुआ था बिहार में? 2 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी, कैसे देंगे आपको समझ में आ रही है ये चीजें? गुजरात में 156 सीटें जीतने वाली बीजेपी, जिसको 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी तब जब 27 सालों से यहाँ पर बीजेपी की ही सरकार है। माधवानंद जी। चित्रा जी, आपने बड़ा अच्छा कहा। आप अगर नीतीश कुमार जी की इतनी लोकप्रियता है, तभी तो लगातार 17-18 साल से बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जो है बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी लोग हैं, उनका जन समर्थन उनको प्राप्त है। जहां तक अब आपने बात की, कोई विचारधारा नहीं है, कभी इधर कभी उधर, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग पार्टी डिसीजन लेती है। पहले की बीजेपी, जब अटल आडवाणी जी का युग था, उस समय की बीजेपी कुछ और थी, आज की बीजेपी कुछ और है। और 2015 में जहां तक आपने जिक्र किया, जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़के भी दिखा चुकी है, और उस समय भी मेरा जो परसेंटेज ऑफ वोट था, लगभग जो है, जो आपने सही कहा, 17-18% के आसपास है।
देखिए आपने परसेंटेज ऑफ वोट की बात, रिजल्ट तो प्रचंड लहर थी 2014 में, तो सब 2014 में तो 14 की सीटें कितनी थी सर? सीटें कितनी थी? दो सीट जीते थे हम लोग, मैं बता तो रहा हूँ, मैं कहा छिपाने की अरे ये गुजरात में भी लहर ही है, बिना लहर के कोई 50% से ज्यादा वोट शेयर कैसे हासिल कर सकता है? माधव आनंद जी, बिना लहर के 156 सीटें 182 में से 86% सीटें हासिल कर ली हैं बीजेपी ने गुजरात की। हिमाचल तो बीजेपी हारी है ना, हिमाचल तो बीजेपी हारी है ना, एमसीडी का चुनाव दिल्ली में बीजेपी हारी है ना, बिल्कुल हारी है। क्या उड़ीसा में नवीन पटनायक जी कितने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, कुछ जगह के ऐसे होते हैं, लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि गुजरात में अगर बम्पर जीत हो गई तो 2024 में मोदी जी को कोई रोकने वाला ही नहीं है। हम लोगों की यही इच्छा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सब आपस में बैठे और निश्चित सफलता मिलेगी। हाँ, इसमें कोई संदेह चित्राजी नहीं है। और मैं हम लोग सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए। नीतीश कुमार ने 2-2 कह दिया है कि विपक्षी दल एकजुट होंगे तो थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा और बीजेपी को गद्दी से बाहर कर दिया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, 2024 में चित्रा जी देखिए, आप गांधीनगर में हैं, आपको ध्यान हो अगर गुजरात के चुनाव के बाद मैंने यह वाक्य बोला था कि जो आम आदमी पार्टी का थोड़ा उभार दिखा है, ये अब किसी से लड़ाई नहीं होनी है। ये चुनौती हमारे लिए नहीं है, ये चुनौती मोदी जी के लिए नहीं है, ये चुनौती है उनके लिए जो विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारी की आस सजोए बैठे थे। नीतीश जी के लिए चुनौती है, ममता दीदी के लिए चुनौती है, केसीआर जी के लिए चुनौती है, या यदि कोई माने शरद पवार जी वगैरह उनके लिए चुनौती है। तो मुझे लगता है कि जो इस प्रकार का दावा जदयू के द्वारा किया जा रहा है और कुछ नहीं, जो कुछ गुजरात के चुनाव परिणाम रोकना पड़ा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शपथ लेने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत की है। गोपी घांगर मेरी सहयोगी ने उनसे सीधे सवाल पूछे, क्या रहने वाला है उनका अगले 5 सालों का एजेंडा। सुनिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से गुजरात को लेकर क्या मिला है। इस जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? ये गुजरात की जनता की जीत है, माननीय नरेंद्र भाई के पर विश्वास की जीत है और ये विकास की जीत है। अगले 5 साल आपका क्या टारगेट रहेगा, किस तरीके से गुजरात को कहां ले जाना चाहते हैं? हमने माननीय नरेंद्र भाई का संकल्प है कि गुजरात को विकसित, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो तो गुजरात को भी हम विकसित राज्य बनाएंगे और आगे ले जाएंगे। थैंक यू। चलिए, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे भूपेंद्र पटेल, जिनका कहना है कि गुजरात को उस ऊंचाई पे ले जाना है जहां पे देश ऊंचाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भूपेंद्र पटेल आज तक पर आप उनको सुन रहे थे, कैसे गुजरात को आगे लेकर जाना है उसका वो दावा करते हुए। और यकीनन इतिहास में पहली बार ऐसा है जब सीएम पद के लिए चेहरा वही थे और 156 का रिकॉर्ड आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। लेकिन मोदी नाम का फैक्टर जो बीजेपी के साथ है, उससे कैसे लड़ेंगी विपक्षी पार्टियां। लेकिन उसके पहले सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लें आप। नीतीश कुमार बड़ी चुनौती बन सकते हैं क्योंकि लोगों को एकजुट रखने में, देखिए नीतीश कुमार की एक काबिलियत है, एक चुंबकीय आकर्षण भी तो है उनके अंदर कि कभी वो बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, कभी वो आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं और सहूलियत के हिसाब से वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और आप लोगों को इंतजार रहता है कि नीतीश बाबू कब हमारी तरफ चले आए। तो एक आकर्षण तो है नीतीश कुमार में। देखिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जहां आप गांधीनगर में खड़ी हैं वहीं से समस्या निकली है। केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी कि हम चौथी राष्ट्रीय पार्टी बन गए। यद्यपि तकनीकी दृष्टि से अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है नहीं की है वो एक अलग विषय है। अब यह चुनौती बन गई आके। और जो आपने कहा नीतीश कुमार जी में चुंबकीय आकर्षण है, बिल्कुल चुंबकीय आकर्षण है, परंतु वो कुर्सी के साथ एक चुंबकीय आकर्षण है। पार्टी कोई भी आए, चुनाव कोई भी जीते, सरकार में नीतीश कुमार जी रहते हैं। यद्यपि उनकी पार्टी के उत्तरोत्तर संख्या कम होती चली जा रही है। पहले भी जब हमारा जदयू से गठबंधन हुआ था तो समता पार्टी हुआ करती थी। 1995 के बिहार के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी की 7 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की 42 सीटें थी। लालू प्रसाद यादव जी के पूरे 15 साल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, परंतु हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया था। उसके बाद नीतीश जी सत्ता में बने रहे, यह बात सही है। हाँ, एक पॉइंट में जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश जी की छवि
विपक्ष के अन्य जितने भी नेता हैं उनके मुकाबले अच्छी है, परंतु एक समस्या जानते हैं क्या है? जो विश्वसनीयता का संकट आम आदमी पार्टी के चरित्र में दिखाई पड़ता है, वो आज कहीं ना कहीं वो उंगली विश्वसनीयता के संकट की नीतीश कुमार जी के ऊपर भी उठ गई है, क्योंकि उन्होंने इतनी बार अपना पाला बदला है विगत 8 वर्षों में, जब से नरेंद्र मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ है राष्ट्रीय राजनीति में, यानी 2012 ऑनवर्ड्स, विगत 10 वर्षों में अगर हम देखें तो एक संकट उनके लिए भी पैदा हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की प्रतीक है वर्तमान राजनीति में, वहीं अन्य सभी दल विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नीतीश जी पे नहीं है, यह बात मैं मानता हूं, परंतु राजनीतिक दृष्टि से अपना विचार और गठबंधन सहयोगी बदलने में वो आज की डेट में विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हो गए। इसलिए उन पे कौन विश्वास करेगा और कौन कब तक उनकी बात को यकीन करेगा, इसको लेकर मुझे लगता है हम में नहीं, विपक्षी दलों में भी एक संदेह का भाव है। ठीक है, माधव आनंद जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले निशांत रावल जी सीधे आपके पास आते हुए, ये जो छतरी बना रहे हैं नीतीश कुमार, कांग्रेस उसके भीतर फिट बैठेगी क्या? तैयारी है नीतीश के नेतृत्व में विपक्षी दल एकजुट हो जाए और 2024 का चुनाव लड़ा जाए? देखिए चित्रा जी, एक बात बहुत पक्की है, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी पार्टी, छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम हो, जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के सामने लड़ाई लड़ रही है और मजबूताई से एकजुट होके ये भारत देश की लोकशाही को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट होते हैं, वो सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है। 2019 का एक छोटा सा डेटा मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को टोटल 37.36% वोट शेयर मिला था टोटल वोटर्स के बीच में से। उसका मतलब बहुत ही सटीक है, 63% वोटर्स आज के दिन में भारत देश में ऐसे हैं जो एंटी बीजेपी वोटिंग करते हैं। ये सनातन सत्य है। उसी हिसाब से जैसे हमने गुजरात में देखा कि वोटों का ध्रुवीकरण हो गया और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा बेनिफिट मिला, ऐसा बेनिफिट लोकसभा के चुनाव में कहीं पे भी किसी राज्य में ना मिले। इसकी वजह से सारे विपक्ष को, जो एंटी बीजेपी अपने आप को मानती है, उनको इकट्ठा आना बहुत ही जरूरी है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में 40 कांग्रेस की सीटों के ऊपर 20 से 60 हजार वोट लेके आई और ध्रुवीकरण हो गया, और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के आम आदमी पार्टी को यहाँ बुला के, इन्विटेशन दे के कांग्रेस के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बुलाया था। ये परिणाम एक्चुअली जनादेश नहीं है, ये जनता का परिणाम नहीं है, ये वोटों का ध्रुवीकरण है। ये एक नेगेटिव पॉलिटिक्स का सिग्नल है। अगर ये नेगेटिव पॉलिटिक्स हमें भारत देश में नहीं चाहिए, और लोकशाही बचाने की बात चित्रा जी इसलिए कर रहा हूं कि चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में डिस्टर्ब करके खुद की गवर्नमेंट बना दी, माइनॉरिटी में गोवा और मणिपुर में हुए बिना भी उन्होंने खुद की गवर्नमेंट बना दी। ये सारी नेगेटिव पॉलिटिक्स को रोकना होगा तो सारे विरोध पक्ष को एकजुट होना होगा। ये बात निश्चित है। ये वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण से आखिरी में जनता जो एंड वोटर होता है उसका ही नुकसान होता है। आप कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बातों पर सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मानव जायसवाल जी के पास में जाऊंगी। वो कह रहे हैं वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया आम आदमी पार्टी को अपना मेहमान बनाकर गुजरात में। मैडम सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन। आज जिस तरीके से गुजरात की हम लोग बात कर रहे हैं, सुधांशु जी से, मानव मैं आ रही हूँ, सुधांशु जी से ये सवाल था। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो निशांत जी ने कहा, आपने सनातन सत्य की बात कही, अरे मैं तो अद्यतन सत्य, नवीनतम सत्य बता रहा हूं। हमारा 53% के लगभग वोट है गुजरात में। 53% का मतलब सब वो एक हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो आपने कहा कि हमें 38% वोट मिला, हमारी केंद्र में सरकार है, तो मान्यवर सनातन सत्य तो ये है 84 में 400 सीटें पाए थे, कितना प्रतिशत वोट था? 42%। नेहरू जी के जमाने में भी 37-38% वोट पे सरकार बनाते थे। तो इस प्रकार का यह विचार व्यक्त कम से कम कांग्रेस के लोग करें तो सनातन सत्य जब कहते हैं तो आजादी के बाद से आज तक आपने इससे कम प्रतिशत पे सरकारें बनाई हैं। जब सोनिया जी बनी थी 2004 में कितना प्रतिशत वोट था कांग्रेस का? 29-30% वोट के ऊपर सरकार बनाई थी। इसलिए यह तर्क उचित नहीं है। और मैं सिर्फ एक ही वाक्य कहना चाहता हूं कि देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा है तो ये दिखाने के लिए, देखो भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम हैं, तुम कहां हो, तो ये बाकियों को दिखाने के लिए है, चाहे वो ममता जी को दिखाना हो या केसीआर को दिखाना हो या नीतीश जी को दिखाना हो या केजरीवाल को दिखाना हो।
अब केजरीवाल जी ने जो दावा किया वो राहुल जी और इन लोगों को दिखाने के लिए है। तो यहां वास्तविकता यह है कि कोई भी सरकार बनाने के लिए मैदान में नहीं है, ये सब लोग हैसियत बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है चित्रा जी, मानव मैं 30 जायसवाल सेकंड जी जवाब सीधे देना आपके चाहूंगा। पास आते हुए, क्या ये हैसियत बनाने की लड़ाई चल रही है 2024 के मद्देनजर? जी एक बार मानव जायसवाल की भी टिप्पणी हो जाए। ममता बनर्जी क्या नीतीश कुमार और बाकी दलों के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जाएंगी 2024 के चुनावी मैदान में? हालांकि विपक्षी एकता की बात बार बार उनकी ओर से भी कही जाती है, लेकिन नेतृत्व किसका स्वीकार करेंगी ममता बनर्जी? मैडम, काफी देर से मैं सुन रहा था, मैं सुधांशु जी को भी सुना, उन्होंने काफी कुछ टिप्पणियां करी, उन्होंने चुनौती की बात करी, उन्होंने हैसियत वाली बात करी। ये बीजेपी क्यों शोभा देता है मैडम? पहले तो वो चुनौती ले नहीं सकते। जो एनडीए थी उनके लगभग 20 एक एलाइज हैं जो उनके साथ नहीं है, और जहां तक 37-38% वोट जो उनको मिला था उनको अकेले नहीं मिला था, बीजेपी अकेले कहीं नहीं लड़ रही है। और जहां तक गुजरात में ये लोग बैंड बाजा 12 जिस तरीके से बना रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी का जो चेहरा है गुजरातियों के लिए बहुत ही सम्माननीय है और बहुत ही प्रखर है। उन्होंने 27 साल राज किया है वहां, तो भाई राज करने के लिए वो लोग हैं, और वहां विपक्ष था नहीं, इसलिए ऐसा हाल हुआ, धूमिल हो गए वो लोग। लेकिन जहां जहां 1 to 1 की लड़ाई हुई है पूरे देश ने देखा है, बीजेपी ने मुंह की खाई है। और सिंपल सी बात है, हिमाचल वो हारते हैं, एमसीडी हारते हैं, अरे नई नई पार्टी बनी उनको हरा दिया, उन दिग्गज है, कितने बार उनके मुख्यमंत्री रहे हुए हैं दिल्ली में, 15 साल से एमसीडी चला रहे थे, कैसे हारे? तीसरी बात आते हैं हैसियत की। मैडम, हैसियत किसको चाहिए? जनता से मिलने के लिए हैसियत चाहिए कि मन चाहिए? हमारे पास ममता बनर्जी है, ममता नाम है, ममत्व का निर्वाह किया है और ममता ही दी है पूरे प्रांत को। और हमारा हैसियत वो नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे वो जो लास्ट व्यक्ति जो अंतिम छोड़ में है उसको हम मजबूती देना चाहते हैं, हम उस महिला का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, हम उस बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, उनको हम बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, हम परिवार को जब मोदी का चेहरा आ जाता है तो फिर कहाँ असर पड़ता है मानव जायसवाल जी? पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीतती है ना बीजेपी। बिहार की, एक सेकंड सुनिए ना सर, बिहार की 40 में से 17 सीटें बीजेपी जीतती है, 16 सीटें जेडीयू जीतती है। ऐसे देश के किसी भी हिस्से को उठा, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य 80 जहां से लोकसभा की सीटें आती हैं, किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, जब मोदी के नाम पर चुनाव होता है लोकसभा का, तो वहां पर तो तमाम जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं सबको सिरे से खारिज कर देती है जनता। और बीते 8 सालों से तो यही हो रहा है। ममता बनर्जी को यकीनन विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, लेकिन लोकसभा की तस्वीर 2019 की बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैडम, जिस तरीके से आप बोलना चाहते हैं, तो भाई ये जो जीत गुजरात की हुई है वो गुजरात की जनता ने मोदी जी को जिताया है सिर्फ गुजरात के लिए, ये आपके लॉजिक से मुझे दिख रहा है। दूसरी बात हम जब आपको बताना चाहते हैं, 2019 में हम लोगों ने बहुत लोगों को भरोसा किया था, लेकिन पता चला कि भाई भेड़िए थे खाल में, वो तो भाग गए बीजेपी में। लेकिन अब वो गलती नहीं होगी, हमने समझ लिया है, ये इनकी जो क्रूर नीति है, इनकी जो दोहरा नीति है, ये अंग्रेजों वाली जो नीति है, ये हमने समझ लिया है, ये लगान लगा रहे हैं, देश संज्ञान कौन बनेगा प्रधानमंत्री आप लोगों की ओर से? मोदी के सामने चेहरा कौन सा होगा? देश मैडम कौन होगा चेहरा? मोदी जी की लड़ाई विपक्षियों से नहीं है। मोदी जी की लड़ाई वो 70% लोग जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं वो 75 तक पहुंच जाए, वो 5% की लड़ाई है, मात्र 5%। ये 5% टिल्ट हो चुका है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। जिस तरीके से 51 रैलियां उनको करनी पड़ी गुजरात में, अरे 27 साल से राज किया है ना, ऐसा क्या कार्य का निर्वाह नहीं किया कि भाई 51 रैलियां करनी पड़ी इलेक्शन के टाइम? अच्छा, ऐसा क्या कार्य का निर्वाह नहीं किया कि देवभूमि में उनको पिछड़ना पड़ा, देवभूमि से भागना पड़ा, दमखम झोंकना पड़ गया ना। वो बता रहे हैं कि गुजरात में पूरी मेहनत करनी पड़ गई, आपके बड़े नेताओं को तब कहीं जाकर जीत नसीब हुई है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, मैं जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं 27 सालों से राज है तो कामकाज के आधार पर वैसे ही जनता बिठा देती सत्ता में, इतनी मेहनत करनी पड़ गई। सुधांशु त्रिवेदी जी, गुजरात में मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े बुजुर्ग आदमी है, बड़ा मेहनत किया उन्होंने। देखिए चित्रा जी, हमारे प्रधानमंत्री उतने देश के लिए मेहनत करते तो रोजगार मिल जाता। 25% लोग बेरोजगार हैं, अब मैं जवाब दे दूं, नौकरी है अवेलेबल, केंद्र सरकार के पास 25% नौकरियां हैं। हम जवाब देते हैं। देखिए, अब आप बोल चुके, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, जहां मेहनत की बात है तो हमारी पार्टी तो वो पार्टी है जहां पर सभी लोग कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ कोई भी चुनाव लड़ते हैं, वो सामान्य कार्यकर्ता हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो अथवा प्रधानमंत्री हो। क्यों, गुजरात का चुनाव तो चलिए प्रधानमंत्री जी का स्वयं का राज्य है, गृह मंत्री जी का गृह राज्य है। हम तो हैदराबाद नगर निगम भी लड़े थे, तब भी हमारे ऊपर ऐसे ही आरोप लगा था
कि केंद्रीय मंत्री और अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी क्यों जा रहे हैं। हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हमारे लिए कोई चुनाव ये नहीं होता है कि हाँ ठीक है कैजुअल वे में लड़ रहे हैं। हम देश की जनता की सेवा के कार्य को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे लिए एक मिशन है, ठीक है, कोई प्रोफेशन नहीं है और ना कोई फैमिली फीवडम है। इसलिए यह हमारी सोच में अंतर। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा चित्रा, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आप गौर से देखें तो मानव जायसवाल जी की जो पार्टी है ये तो कम से कम 42 सीटों पे लड़ रहे हैं, जिसमें ये हैं मेन लड़ाई में। ठीक है, मतलब हारे जीते अलग है, हमारे 42 सीटों पे तो लड़ाई में है। ये आम आदमी पार्टी दावा ठोक दी, ये तो केवल पंजाब और दिल्ली में है 13-7-20, मतलब 20 सीटों पे जो लड़ाई में है वो कह रहा है कि जी मैं तो हो गया विकल्प। अब जदयू आज तक 24-25 से ऊपर लोकसभा सीट कभी लड़ाई नहीं, 25-26 इसके आगे लोकसभा सीट लड़े नहीं, मतलब 20-25 वाले बड़े बड़े होते जा रहे हैं, बहुत से ज्यादा 42 वाले बैठे हुए हैं। और साहब गजब का दावा है कि साहब हम जो है सरकार बना लेंगे, किसमें 542 की पार्लियामेंट में हम सरकार बनवा देंगे, जिन लोगों की सीट पे लड़ने की वर्तमान स्थिति 20, 25 और 42 है। तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को यह बात यथार्थ से परे और कुछ हद तक हास्यास्पद भी लग सकती। चित्रा जी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ये बात भी सच है ना। देखिए गुजरात तो आपने जीत लिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो हार आप लोगों को मिली है उस हार को स्वीकार क्यों नहीं करने को तैयार है बीजेपी? गुजरात जैसा राज्य आपके हाथ से चला गया है। गुजरात जैसा राज्य अगर आपके हाथ में इतनी मजबूती से आए, हिमाचल जैसा राज्य चला गया है सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बार बार विपक्षी पार्टियां आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं, जिसका जिक्र अभी माधव आनंद भी कर रहे थे कि आखिर हिमाचल गया ना, गुजरात आया लेकिन हिमाचल चला गया। मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब देता हूं। आपने बोला स्वयं कि जो आपके वाक्य से ही लेता हूं, आपने कहा हिमाचल में जैसी हार हुई है, कैसी हार हुई है? 43% वोट कांग्रेस का है, हमारा है 43.09% वोट कांग्रेस का है। 37,900 वोट हमें कम मिले पूरे एक राज्य में, जितना तो एक लोकसभा या विधानसभा में कई बार हार इतने की होती है, और उसमें हम हार गए तो कोई बात नहीं, हमारी ऐसी हार जीत चलती रहती है। और आप देखिएगा लोकसभा में यह परिस्थिति बदल जाएगी। इवन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब हम बंगाल में थे तो बड़ा प्रचार किया गया, हम चुनाव हार गए। अरे हार गए, 38% वोट हमको मिला है, 48% वोट टीएमसी को मिला है। और टीएमसी के रणनीतिकार का ऑन रिकॉर्ड बयान है, हमारा नहीं, उनका बयान है कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। इसका मतलब बचे 70% में उनको 18 मिला है और हमें 38 मिला है। बस 5% का तो डिफरेंस है। 5% वोट इधर का उधर आया तो ये जो 18 सीटें हमारी नजर आ रही हैं, ये 38 भी पहुंच सकती हैं। इसलिए मैं आप ही के जो रणनीतिकार थे उनके स्टेटमेंट को मैंने कोट किया। और अगर कोई ये कहे कि मत प्रतिशत को ध्यान रखे बगैर जीत और हार तय होती, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 84 में हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, मगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट हम सेकेंड बिगेस्ट पार्टी थे। कांग्रेस के बाद हमारा 8.96% वोट था, यानी लगभग बीजेपी को 9% वोट मिला था। उसका प्रभाव दिखा, 89 के चुनाव में हम सीधे 86 सीटों में पहुंचे थे। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं चित्रा जी। ठीक है, मानव जायसवाल जी आप जवाब दीजिए। वो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। देखिए ये बात तो सच है कि 30 से 40% के बीच जिस पार्टी का वोट प्रतिशत है, उसको ये सिर्फ हवाबाजी करके या हवा में बोल देना कि हम हरा देंगे 24 में, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना आसान नहीं रहने वाला है। ये खुद आप ही के पार्टी के तमाम लोग मानते रहे हैं समय समय पर। मानव जायसवाल नहीं चित्रा जी मैं उनको शायद वापस से अवगत कराना चाहता हूँ। सुधांशु जी के पास सारे डेटाज होंगे। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले में बहुत सारे म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्शंस हुए, अब पंचायत इलेक्शन आने वाला है, उनको उनका मापदंड मिल जाएगा और थर्ड पार्टी हो गई है बीजेपी। जो 2021 में हुआ, आप 200 पार का नारा लगा रहे थे, 2 मई दीदी गई का नारा लगा रहे थे, और 2 मई दीदी छा गई, और बड़े अच्छा काम किया इन्होंने। 2 मई दीदी छा गई पूरे हिंदुस्तान में। और सुन लीजिए, जो बात बता रहे ना 5% वाली, मैंने तो शुरुआत वहीं से करी कि 5% का हेरफेर है ना। 400 रुपए का जब 1000-1200 रुपया हो जाता है ना गैस सिलेंडर, तो वही जनता आपको वोट नहीं देती है। और जिस तरीके से ये डरे हुए हैं, जिस तरीके से जो भय दिख रहा है बीजेपी का हर चीज पे काबिज करने का, मीडिया छोड़ नहीं रहे हैं, ईडी सीबीआई अजीब तरीके से छोड़ दिया है, जैसे हम लोग किसी को लीश में रखे हैं। और आज के डेट में कॉलेजियम के लिए भी ये लोग बातें कर रहे हैं
ये कहीं पे भी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, या पूरा देश जानता है, मीडिया बोल नहीं रहा है, मीडिया नहीं आपको बुलाया सर। अब सुधांशु त्रिवेदी जी जितना बोल रहे हैं उतना ही आपको भी मौका दिया जा रहा है। सुनिए ना सर, आप लोग हो गया है ये मीडिया का रोना छोड़ दीजिए सर। यहाँ पर एक सेकंड सुनिए ना सर, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है सर। सुनिए ना एक सेकंड, आप इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये मीडिया को कोसे, क्यों ऐसा हमेशा रोज रोज ये नहीं चलेगा सर, अपने आप को पीड़ित बताना। अरे जितना मौका सुधांशु त्रिवेदी जी को मिल रहा है उतना ही मौका आपको भी मिल रहा है। अरे नहीं, अरे अच्छा मिल रहा है मैडम, पूरा गुजरात की तो दहाड़िए में किसने मना किया आपको दहाड़ने से? आप दहाड़िए अच्छी बात है, जनता के मुद्दे को लेकर दहाड़ना ही चाहिए। मैडम रॉयल बंगाल टाइगर्स है, रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर्स ममता बनर्जी पूरे विश्व में इनका नाम है। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ मैडम, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, गुजरात मॉडल दिखाते हुए ये पार्टी आई थी, और मैं बता देता हूँ ये गुजरात तक ही सीमित हो जाएगी। जिस तरीके से गुजरात का बैंड बाजा बारात बना रहे हैं ना, पूरा देश इनसे पिछड़ रहा है। आज आपको पता है छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश हार रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे। देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी नेतृत्व किसी का स्वीकार करेंगे? कैसे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी आगे? देखिए चित्रा जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूं, मैं हवाई में बात नहीं करूंगा। एक्चुअली में भारत जोड़ो यात्रा में किसी भी सरकारी मशीनरी का उपयोग किए बिना केरला से स्टार्ट होके आज यात्रा मध्य प्रदेश तक, राजस्थान तक पहुंची है। वहां तक हर रोज शाम को और सुबह में जैसे 50,000 और 2.5 लाख लोग बिना किसी स्वार्थ की भावना से राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बदहवासी छा गई है। वो लोग बौखला गए हैं कि कोई भी सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा रहा, दुरुपयोग नहीं किया जा रहा, फिर भी इतनी पब्लिक, इतनी जनता कैसे जुड़ने लगी है। और वो भी ऐसे लोग जो कांग्रेस को अन्ना जी के आंदोलन के समय कांग्रेस के एंटी बोलते थे, कांग्रेस के बारे में बुरा बोलते थे, राहुल गांधी जी को गालियां देते थे। ऐसे लोग राहुल गांधी जी की यात्रा में आके एक राहुल गांधी जी के साथ जो तपस्या करने जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से इनकी जो 304 सीटों की जो सीट है, जिसमें से 150 सीटें बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अगर वो जीत विरोध पक्ष को हासिल करने में विरोध पक्ष अगर एकजुट हो गया तो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए सारी प्रादेशिक पार्टियों का हम बहुत ही सम्मान और रिस्पेक्ट करते हैं ना। मैं आपको एक बात बताऊं सर, सुनिए ना, जहां से कांग्रेस पार्टी जाती है उसके बाद उसके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। क्षेत्रीय दलों को आपने स्वीकार किया, कांग्रेस के साथ मिलाया, तो वहां पर देखिए अखिलेश यादव कहां पर 111 पर पहुंच गए और 2 पर कांग्रेस पार्टी आकर सिमट जाती है 402 विधानसभा में। और लोकसभा में आपका क्या हाल है? 80 में से 1 सीटें आपके पास हैं। बिहार में आप देखिए कि आप किस तरह से नीचे खड़े हुए हैं, जबकि आपको ज्यादा सीटें आरजेडी में। आप मेरी बात सुनिए ना सर, गुजरात में भी सेम स्थिति है। देखिए व्यवहारिकता में और आंकड़ों के साथ हम क्या बातें करते हैं, और ऐसे ही आरोप लगा देने में गुजरात में 11 वो सीटें गुजरात विधानसभा की जो 1 लाख वोटों के मार्जिन से जीती गई हैं, वो 11 सीटें बीजेपी के पास हैं। 50,000 से लेकर 1 लाख तक की मार्जिन की 40 सीटें हैं, वो 40 सीटें बीजेपी के पास हैं। गुजरात के इतिहास में 32 ऐसी सीटें रही जिस पर कांग्रेस आज तक कभी नहीं हारी, कभी नहीं हारी थी। आपको अंदाजा है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा आपकी चल रही है और उनमें से अधिकांशतः सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई और 17 पर आकर सिमट गई। ये व्यवहारिकता है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि भारत जोड़ो इतनी यात्रा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की यात्रा में दक्षिण से हमने देखा था कितनी भीड़ चल रही थी, राजस्थान में भी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन उस भीड़ को आप लोग वोट में ट्रांसफर करा पाने में कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। चित्रा जी देखिए मेरी बात समझिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो नॉर्थ इंडिया है वहां के एक राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में से जा रहा है, और जो हमारी साथी प्रादेशिक पार्टियां मजबूताई से जो उनके राज्यों के ऊपर फिर से एक बार कब्जा करके बैठी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में और भारत देश में जितना भी विरोध पक्ष को और कांग्रेस को डैमेज करना था वो कर चुकी है। उनकी
मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो चुकी है। वो बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग एक ही बार होता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने डर्टी पॉलिटिक्स करके अपने सारे हथियारों का उपयोग कर दिया है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो दे कैन नॉट डैमेज मोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या सर सुनिए ना माधव आनंद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। प्रशांत रावत साहब, एक और आंकड़ा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। जिस हिमाचल प्रदेश में आपने जीती, और ये बात सच है कि एक वोट से जीतने वाला सदन के भीतर बैठता है और एक वोट से हारने वाला सदन के बाहर बैठता है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे आज तक एजेंडा में कहकर गए। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सच है। लेकिन ये बात भी सही है कि हर 5 सालों में जिस जगह पर सरकार बदल जाया करती थी, वहां पर वोट प्रतिशत जीतने वाली पार्टी का और हारने वाली पार्टी का 4 से 6% का रहता था। लेकिन बीजेपी और आपके हार में वो सिर्फ 1% से भी कम में 0.90% अगर वोट उनको मिल गए होते तो उनकी स्थिति अलग होती। तो ऐसा नहीं है कि बुरी हार, जिस तरह से उन्होंने आपको धूल चटाई गुजरात में, थोड़ा व्यवहारिकता भी आप लोगों को समझना होगा कि कमी कहां पर हो रही है। लेकिन माधव आनंद जी, आपके पास आते हुए अब देखिए, नीतीश कुमार को ही ले लीजिए। जब वो अकेले गए, उनका क्या हश्र हुआ। आज तक जब से 2005 से वो मुख्यमंत्री रहे, कभी भी चुनाव में अकेले जाने की हिम्मत उनकी ओर से नहीं जुटाई गई। विधानसभा में या बीजेपी के साथ चले जाते हैं या फिर उधर आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो सर, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है ही ना। आपको पता है कि इधर वाले नाराज होंगे, उधर वाले तैयार बैठे हैं, उधर वाले नाराज होंगे, इधर वाले तैयार बैठे हैं। लेकिन 14 कम से कम याद तो रखना होगा ना आपको कि 14 में बीजेपी ने क्या हाल किया था जेडीयू का। चित्रा जी, आपने जितनी बातों का जिक्र किया, मैं बस 1-2 मिनट में इसका जवाब देता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का तो व्यक्तित्व ही ऐसा है, जो सुधांशु भाई भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सुधांशु भाई ने भी माना ना कि आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, नेतृत्व की उनकी क्षमता जो है सो बहुत ज्यादा है, विजनरी लीडर हैं, करिश्माई नेता हैं। ये तो सुधांशु भाई ने भी माना। 0 टॉलरेंस हम लोग करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म पे रखते हैं, ये सुधांशु भाई ने भी माना। नीतीश जी की जो योजनाएं हैं, इधर आ जाए सुधांशु जी, तो समय समय पर कर ही लेंगे। 1 मिनट और एक यही तो खासियत है आरजेडी बीजेपी की कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए कभी ये तारीफ करते हैं, कभी वो तारीफ करते हैं। चित्रा जी, वही क्यों तारीफ करते हैं? उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। उन्होंने जो बिहार में काम किया है, उस पे बीजेपी ने भी देखा है। बीजेपी भी इतने वर्षों तक गठबंधन में रहे, तो बीजेपी वैसे तो नहीं रहा। उनकी योजनाओं को उसने देखा है। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार ने चलाई और केंद्र सरकार ने उसको अडॉप्ट किया। तो नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व, खैर छोड़िए इस बात को। आपने कहा कि 2024 की बात, देखिए 2024 में यही तो प्रॉब्लम है कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे, और एकजुटता के लिए देखिए समय परिस्थितियां बन रही है, जो माहौल बन रहा है। आपने कहा बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़के देख ले। अरे एकजुट तो हो जाएंगे, मोदी के सामने कौन सा चेहरा होगा? नीतीश कुमार होंगे, केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी होंगे, राहुल गांधी होंगे, केसीआर होंगे, कौन होगा? चित्रा जी, समय रहते, यही तो हम लोग की कोशिश है कि समय रहते सभी हम सब लोग आपस में मिलकर बैठकर सब कुछ डिसाइड कर दें। और भारतवर्ष की जनता बनाती है, किसी की सरकार भारतवर्ष की जनता बनाती है, पार्टियां नहीं बनाती है। अगर भारतवर्ष की जनता अगर ये अगर मन में बना लेगी कि नहीं, कि बदलाव लाना है, तो बदलाव हो के रहेगा। और कहीं ना कहीं जो लेकिन सर, इतिहास हमें ये भी बताता है कि खिचड़ी सरकार जब बनती है तो फिर देश का क्या हाल होता है। आपस में ही खींचतान इतनी शुरू हो जाती है, तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे? अभी तो सरकार बनाने का सपना, फिर खिचड़ी सरकार बनेगी। हाँ, फिर ये पद किसको दिया जाए, होम मिनिस्टर कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, वित्त मंत्री कौन बने, उसको लेकर इतिहास साक्षी रहा है ना सर। किताबें उठाकर पढ़ लीजिए, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। देखिए, मैं तो पढ़ता हूँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मजबूत सरकार बनेगी और मेन फ्रंट की सरकार बनेगी। हम लोग उस प्रयास में लगे हुए हैं और आने वाला समय बता देगा आपको। अब 24 दलों से ज्यादा पार्टियों को मिलाकर तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सरकार चलाई ही थी, तो वो कर रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे खिचड़ी सरकार, और खुद बनाते हैं तो मजबूत सरकार। दोनों में अंतर जानते क्या है? देखिए, जब अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की 182 सीटें ही नहीं थी, हम राष्ट्रीय दल थे। अटल जी की लोकप्रियता पूरे देश में थी और अटल जी के नाम पर वोट मिलते थे। आज मोदी जी के नाम पर जिन राज्यों में हमारी नहीं भी स्थिति है, वहां वोट मिलता है। जितने चुनाव के सर्वेक्षण आते हैं, उसमें भाजपा के पक्ष में जितने लोग दिखाते हैं अपना विचार, उससे ज्यादा मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में चॉइस में होते हैं। मगर क्षेत्रीय दलों के साथ समस्या, एक दूसरे राज्य में तो उन्हें कोई वोट मिलता नहीं है। अब अभी माधव आनंद जी कह रहे थे
नीतीश जी के लिए मान्यवर, हमने तो सिर्फ ये कहा था नीतीश जी की छवि अच्छी रही है, मगर ये तो नहीं कहा सुशासन क्या वो प्रतीक है। अरे भाई, पिछली बार जब राजद के साथ गठबंधन था तो खुद ही नीतीश जी के मुंह का वाक्य आपको याद दिला दूं, जय रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ये नीतीश कुमार जी बोले थे। मतलब चंदन के वृक्ष पर सांप लपटे रहते तो भी चंदन शीतलता नहीं खोता, तो खुदे बता दिए थे कि वो अपने मुंह से कि वो सांपों के बीच में हैं। तो अब क्या किया जा सकता है। और आज की डेट में नीतीश कुमार जी 40 विधायकों के साथ जो हैं, तो अब ये किसी से भी पूछा जा सकता है वो मजबूत हैं या मजबूर हैं। और जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में हो रही है, इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।